जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं CSE 2020 वाले वीडियो एनालिसिस में, जहां पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखेंगे हमारे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे 3 कीवर्ड्स है जो कि हिस्ट्री का एक पैटर्न है, ऐसे कीवर्ड्स पूछे जाते हैं। कहता मिराजदार, बनिया और ओरांग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ऑल 3 है, ठीक है। और हमें पता है कि तीनों सही होना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता इम्पॉसिबल है, बट थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये जो वर्ड्स है, ये किस बुक से आया है। तो देखिए यहाँ पे बुक है दोस्तों, प्लासी टू पार्टीशन। और इस बुक से जितने भी कीवर्ड्स जो है इंपॉर्टेंट, वो एक्सट्रैक्ट करके मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। थोड़े दिन लग जाएंगे उसमें, बट प्रोवाइड आपको हो जाएगा। तो श्रद्धा रखिए और सबूरी रखिए, ठीक है। देखिए, मिराजदार डेजिग्नेटेड एज अ रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। बनिया, देखिए बनिया हम सबको पता है, बनिया इंडियन एजेंट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ट्रेड में इंगेज होते हैं। ओरांग, ओरांग देखिए इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट। देखिए यहाँ पे कैसे लिंकेज, देखिए क्या बोला है एग्जामिनर ने। देखिए ट्रेजरी और रेवेन्यू दोनों एक साथ से लग रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोस्तों, ओरांग का मतलब क्या होता है और ये कहाँ पे मेंशन है, ये देखिए दोस्तों, हमारी जो अवर पास्ट वाली NCERT है उसमें मेंशन है ओरांग के बारे में। ओरांग क्या है दोस्तों, ये वेयर हाउसेस हुआ करते थे, ये वेयर हाउसेस हुआ करते थे। मेडिवल इंडिया में ये टर्म यूज़ होता था, ठीक है। तो ओरांग यहाँ पे गलत हो गया, जैसे ही 1 गलत हो गया, ये 2 चले गए और बचा हमारे पास 2 एंड 3। क्योंकि देखिए बनिया इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी करेक्ट है, तो मिराजदार भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2 एंड 3 हमारा आंसर है। ओरांग इज़ द टफ, ठीक है। यहाँ पे ये टफ है कि यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगा सकते आप कि ओरांग जो है इसका मतलब वेयर हाउस होता है, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन टफ था, बट हमने अभी सारे मीनिंग यहाँ पे देख लिए जो भी इंपॉर्टेंट थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए टफेस्ट क्वेश्चन में कहूँगा, 3 स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे कोई अंधा लॉजिक नहीं चलेगा। टफ क्वेश्चन है तो मैं टफ कह दूंगा आपको, क्योंकि देखिए 100 के 100 सही नहीं करने हैं। कहता है स्थविरावधि बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म। फिर कहता है लोकत्तरावधीन सेक्ट, देखिए लोकत्तरावधीन सेक्ट, ठीक है, वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंगिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। और थर्ड क्या कह रहा है कि डेफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंगिका फॉस्टर्ड द महायाना बुद्धिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे इन तीनों में से अगर पूछा जाए तो कौन सा आपको सबसे ज़्यादा सही लग रहा है। देखिए मेरे हिसाब से ये वाली चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि महायान और हीनयान में क्या डिफरेंस था, ठीक है। महायान और हीनयान में क्या डिफरेंस था। तो जो महायान वाले थे वो बुद्धा को एज अ एक लिविंग बीइंग, ठीक है, एक पूजा करते थे उसके। और हीनयान जो थे वो एक आइडल्स की, मतलब जैसे कि ओपन स्पेस हो गया, ठीक है, एलिफेंट हो गया, पीपल ट्री हो गया, इन्हें सिंबलाइज करते थे एज अ बुद्धा। कोई ह्यूमन फॉर्म में बुद्धा को नहीं मानते थे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, डेफिकेशन ऑफ बुद्धा, तो बुद्धा को एज अ ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में जो वर्शिप किया गया था महायानास के द्वारा किया गया था, ऐसा कह रहा है, ठीक है। और महासंगिका फॉस्टर्ड द महायाना बुद्धिज्म। तो ये हमारा यहाँ पे सही होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा मोस्ट प्रोबेबली सही होना चाहिए। तो देखिए 3 यहाँ पे 3 ऑप्शन में तो कोई यहाँ पे ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। और बचे देखिए ये ऊपर वाले, स्थविरावधि बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म। अब देखिए स्थविरावधि जो है इसका मेंशन UPSC के PYQs में आ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो महायाना नहीं है दोस्तों, ये हीनयान में आते हैं। जो स्थविरावधि होते हैं वो हीनयान में आते हैं। वैसे हमारा देखिए ये चला गया, ये चला गया, बचा देखिए 2, 3 एंड 3 ओनली। और सेकंड देखिए लोकत्तरावधीन सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंगिका बुद्धिज्म, ये यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एंड 3 देखिए यहाँ पे करेक्ट है। अब यहाँ से समझना क्या है, देखिए क्वेश्चन टफ है बट समझना क्या है। देखिए महायान को हीनयान से चेंज किया, ये एक ट्रैप है जो कि एग्जामिनर सेट करता है। और आगे चल के अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि दिस सेक्ट बिलोंग टू महायाना और हीनयाना, या फिर दिस सेक्ट बिलोंग टू बुद्धिज्म या जैनिज्म, तो वहाँ पे स्वैप होने के चांसेस है। याद करिए वो 2023 वाला क्वेश्चन जहाँ पे बेस नगर के आगे लिखा हुआ था कि इट इज़ अ शैवा साइट, जो कि स्वैप करा गया था, याद करिए, ठीक है। तो इस तरीके से जैनिज्म, बुद्धिज्म, महायान, हीनयान, शैविज्म, वैष्णविज्म, स्वैपिंग चलता है। तो ये फर्स्ट गलत हो गया हमारा। थर्ड हमारा सही हम मान सकते थे। सेकंड में आके हमारी गाड़ी यहाँ पे रुक जाती, जो कि सही है, ठीक है, कि जो लोकोत्तरावधि ने महासंगिका सेक्ट से बिलोंग करते हैं। अब देखिए इसी महासंगिका जो मेंशन है, महासंगिका का मेंशन हमें मिलता है कौन से क्वेश्चन में मिलता है। अगर आपके पास अभी 2023 का पेपर रखा होगा तो देखिए धान्य कटका नाम की जगह, उस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमें महासंगिका का मेंशन मिलता है। तो समझ गए आप लोग अभी यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए अभी, तो यहाँ पे ये ऐसे याद रख लीजिए कि महायान में कौन कौन आ रहा है, ठीक है। महायान में कौन कौन आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे महासंगिकाज आ गए, ठीक है, और महासंगिका के साथ ही यहाँ पे लोकोत्तरावधीन आ गए। तो ये 2 नाम अगर आते हैं तो ये महासंगिका से रिलेटेड है, और सॉरी महायाना से रिलेटेड है।
और स्थविरावधिनी हमारे हीनयान से रिलेटेड। इतना याद रखेंगे। आंसर क्या है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है, तो आंसर इज बी, 2-3 इज द करेक्ट। फिर देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली PYQ से रिपीटेड है 1980s का, एज इट इज़ PYQ, बट यहाँ पे हम पॉजिटिव निगेटिव वाला अप्रोच लगा के भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, तो डी क्या कह रहा है, हेवी ड्यूटीज वेर इम्पोज ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर, रेलवे लाइन्स वेयर लेड इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री, मशीन्स वेयर इंट्रोड्यूस इन इंडियन टेक्सटाइल इन लार्ज नंबर, और इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वेयर र्यून। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये 1800 से लेके 1850 तक की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है ब्रिटिशर्स का क्वेश्चन आता है तो ये होता है निगेटिव, और हमें यहाँ पे ढूंढना क्या है, निगेटिव। क्या कह रहा है, हेवी ड्यूटीज वेयर इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। तो इम्पोर्ट अगर इस पे हेवी ड्यूटी लगा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है हमारे इंडियंस के लिए, क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स के इम्पोर्ट वाले सामान पे ड्यूटी लग रही है तो वो महंगा हो जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे सस्ता रहेगा, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। रेलवे लाइन्स वेयर लेड डाउन इन द मेनी पार्ट ऑफ कंट्री, ये भी अच्छी बात है, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। फिर क्या कहना है, मशीन्स वेयर इंट्रोड्यूस इन इंडियन टेक्सटाइल इन लार्ज नंबर, ये भी अच्छी बात है, इससे ग्रोथ होगी। और इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वेयर रियून, खराब हो गई इंडियन हैंडीक्राफ्ट की जो इंडस्ट्री थी। और हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स का क्वेश्चन अगर निगेटिव है तो हमारा आंसर क्या बनेगा, निगेटिव, और ये आंसर आ गया हमारा ए। अभी आपको जो मास्टर वीडियो सेशन में मैंने बताया होगा ना कि पॉजिटिव निगेटिव अप्रोच लगाना है, ऐसे ही एनवायरमेंट पोल्यूशन में हम लगाते हैं निगेटिव निगेटिव वाला अप्रोच। अगर कोई पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक बात है तो वहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव वाला अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा ए, कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से हमारे हैंडीक्राफ्ट रियून हो गए, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे खत्म हो गई, जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री थी यहाँ पे हमारी खत्म हो गई। ठीक है, और हमारा एग्रीकल्चर तो खत्म कर ही दिया था उन्होंने, तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैं कहूँगा बहुत टफ है। ठीक है, बहुत टफ है, और इनके बारे में इतना ईयर इनके सब पता होना, ठीक है, थोड़ा मुश्किल है कि कौन सा राजा कब हुआ था। ठीक है, चलो अगर डिनेस्टी होती कि भोज डिनेस्टी है, फिर पल्लवा है, चोला है, ठीक है, पाला है, बट इनमें भी जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली मैं आंसर बताता हूँ आपको, आंसर इज सी, बट इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए पाला डिनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला, ये देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पाला डिनेस्टी किसने फाउंड करी, गोपाला, और ये भाई साहब कब रूल कर रहे थे, 700 AD के आसपास रूल कर रहे थे, मोटा मोटा याद रखना है। चोला पावर एस्टेब्लिश किसने करी, प्रांतका ने। देखिए ये मैच द पेयर बन सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर, प्रांतका 1 कब, 900 AD में, इतना ही याद रखेंगे। फिर देखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन, इन भाई साहब ने कब किया था, इन भाई साहब ने कब किया था, 600 AD में। ठीक है, 600 AD में। उसके बाद देखिए राइज ऑफ प्रतिहारा अंडर किंग भोजा। ठीक है, राइज ऑफ प्रतिहारा अंडर किंग भोजा, ये कब हुआ था, 800 AD में। ठीक है, एग्जैक्ट ईयर में नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं एक ओवरऑल टाइमलाइन आपको यहाँ पे जो है बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पल्लवा, पाला, प्रतिहार एंड चोला। ठीक है, पल्लवा, पाला, प्रतिहार एंड चोला। और देखिए ये जो पल्लवास का जब मैं आपको बता रहा था तो यहाँ पे देखिए सित्तनवसल केव्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके अंदर, जो कि जैन केव्स है। ठीक है, जैन केव्स है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आंसर क्या है हमारा, सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 हमने देख लिया, 2413। ठीक है, 2413। आगे देखते हैं, हुंडी किसे कहते हैं। देखिए कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन 2020 में बहुत आए थे। हुंडी किसे कहते हैं, तो हुंडी होता है दोस्तों देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब कि मैं अगर चेन्नई से हूँ तो वहाँ से मैं एक हुंडी यानी एक कागज़ लेके निकलूँगा, या फिर एक निशानी होती है वो जाके मैं दिल्ली के एक व्यापारी को दूंगा, तो जैसे उसे वो हुंडी मिल जाएगी तो वो मुझे कुछ सामान या फिर जो भी पैसा या फिर जो भी कैश है वो दे देगा। ठीक है, तो ये होता था हुंडी, जो कि पोस्ट हर्षा पीरियड, देखिए पोस्ट हर्षा पीरियड, हर्षवर्धन, याद करिए हर्षवर्धन भाई साहब को। ठीक है, इनके बारे में हमने देखा भी था कि गुप्ता एम्पायर, पोस्ट गुप्ता एम्पायर कौन से जो है यहाँ पे राजा आए थे। ठीक है, हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो हुंडी इज़ द बिल ऑफ एक्सचेंज। ये डायरेक्टली देखिए इकोनॉमी में मृणाल सर ने भी पढ़ा रखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन आने के पहले। फिर देखिए ये हमारे NCERT में भी मेंशन था। फिर देखिए ये हमारे स्पेक्ट्रम में भी था। तो हुंडी इजीली बन सकता था, बट अभी हमें पता भी चल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर
26, ठीक है। 3 स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन टफ है क्योंकि इतना हम नहीं पढ़ते कि देशेर कथा जो है एक बुक लिखी गई है बाय सखाराम गणेश देउस्कर फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देशेर कथा ये किसने लिखा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये यूपीपीएससी में शायद आया भी था, इसका मतलब ये नहीं कि हमें अब यूपीपीएससी के क्वेश्चन करने हैं, बट मैं कह रहा हूँ अब यहाँ पे देखिए देशेर कथा नाम है और देखिए सखाराम गणेश देउस्कर। अभी आपने, चलो आप इंडिया की किसी भी पार्ट से हो, अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है तो ये इस टाइप के नाम किस एरिया में हमें देखने को मिलते हैं? सखाराम गणेश देउस्कर, ठीक है। आगरकर, याद करिए, गोपाल गणेश आगरकर, सखाराम गणेश देउस्कर, ठीक है। उसके बाद महादेव गोविंद रानडे, ये नाम जो है किस एरिया में, जैसे सुभाष चंद्र बोस, नाम सुनते ही पता लगता है कि यार ये बंगाल साइड के होंगे, ठीक है। लाला लाजपत राय, ठीक है, तो ये पंजाब साइड के होंगे। सोहन सिंह बखाना नॉर्थ साइड के होंगे। वैसे ही सखाराम गणेश देउस्कर समझ के क्या लग रहा है कि कोई महाराष्ट्र साइड का कोई नेम है। और चलो इतना भी नहीं लाइट लग रहा है तो अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर देखते हो, जो कि ऑब्वियसली बहुत सारी जनता देखती होगी, तो भेड़े के स्कूटर का नाम क्या था, क्या है मतलब, तो सखाराम, ठीक है, सखाराम। तो यहाँ से देखिए थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए क्या कह रहा है, द यूज ऑफ देश, ठीक है, द यूज ऑफ वर्ड देश बाय देउस्कर वाज इन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल, स्पेसिफिक कंटेक्स्ट, ठीक है। तो क्या बंगाल, और ये नाम देखिए, चलो ये बंगाल में रह के इन्होंने लिखा था बट ये स्पेसिफिक कंटेक्स्ट नहीं था दोस्तों, ये ओवरऑल पूरे इंडिया से रिलेटेड उन्होंने लिखा था। अब इंडिया वहाँ पे तो पूरा देश नहीं पता था कि क्या क्या है, बट एक देश जो है पूरे ओवरऑल इंडिया के लिए उन्होंने मेंशन किया था, ना कि स्पेसिफिकली रीजन ऑफ बंगाल के लिए। और इसी से देखिए ये स्टेटमेंट हमें हटाना था, और जैसे ही थर्ड हट गया, और देखिए मैं हमेशा कहता हूँ थर्ड से पढ़िए, हमेशा कहता हूँ थर्ड से पढ़िए, क्यों? थर्ड में ही हमें ट्रैप सेट किया जाता है। कितने अनगिनत क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए, फर्स्ट पढ़ते फिर सेकंड पे आते फिर थर्ड पे आते थे, बैटरी डाउन हो जाती, उससे अच्छा बैटरी चार्ज है तभी थर्ड पढ़ो। फिर देखिए क्या कह रहा है, इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्ले एंड फोक सॉन्ग्स। इंस्पायर किया है, कितना सिंपल सा बोल रहा है कि हाँ इंस्पायर किया है स्वदेशी स्ट्रीट प्लेस को। फिर क्या कहता है, इट वॉर्न अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड, कि ब्रिटिशर्स जो है हमें हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे माइंड सेट को, हमारे कल्चर को, इसको बारे में उन्होंने वार्न किया। वार्न किया, किस फ्रीडम फाइटर ने वॉर नहीं किया होगा ब्रिटिशर्स के अन्याय के खिलाफ हमें? तो कितने कॉमन से सिंपल से स्टेटमेंट है। देखिए नहीं पढ़े थे पहले, 2020 के पेपर के पहले ये स्टेटमेंट किसी ने नहीं पढ़े होंगे, ये बुक भी किसी को नहीं पता होगी, बट अगर एक अंडरस्टैंडिंग देखनी है तो समझिए ब्रिटिशर्स ने क्या चीज़ें करी थी, उस हिसाब से ये दोनों हमें सही लग रहे हैं। और देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक कंटेक्स्ट, कितना कीवर्ड यूज़ किया, स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। ये क्वेश्चन क्यों इतना डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें वो अप्रोच हमारा डेवलप होना चाहिए। तो ये हटा दिया और आंसर आ गया 1 और 2। बाकी अभी इस बुक के बारे में कोई पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है हमें, कि देशर कथा क्या था, ये सब चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे आंसर है हमारा 1 और 2। अब देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट को क्या लगता है कि ये तो हमारे स्पेक्ट्रम में मेंशन है, ठीक है, ये तो हमारे स्पेक्ट्रम में है, ये तो हमारे पॉलिटी लक्ष्मीकांत में है, ये तो, अरे ये अपडेट होती है बुक्स, जब पेपर हो जाता है ना तो हर बुक अपडेट होती है और सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर देती है। आपको लगता होगा कि यार आर्ट एंड कल्चर के सारे क्वेश्चन तो नितिन सिंघानिया से आ रहे हैं, नहीं, जब पेपर हो जाता है तो बुक अपडेट होती है और सारे क्वेश्चंस वहाँ पे इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं, जो भी सिलेबस की हेडिंग होगी उसमें। तो ऐसा मत सोचिए कि इन बुक से ही सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, नहीं, वो अपडेट हो जाता है बुक। जैसे मुझे कमेंट करके बोल रहे थे एक दो एस्पिरेंट कि आप बोल रहे थे कि ये चीज़ तो मेंशन नहीं है बट अभी तो है, तो ये 2020 का पेपर है, हम 23 है, दो बार अपडेट हो गई होगी बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 और 2। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी ने हटा दिया था, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, और अगर हम हिंदी में जाए तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन है, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्वेश्चन वैसे सेम ही है, बस ये थोड़ा जो यहाँ पे ट्रांसलेशन का इशू हो गया इसलिए उन्होंने हटा दिया। अब देखिए गांधी इरविन पैक्ट के बारे में अल्दो क्वेश्चन हटा दिया, फिर भी हम देखते हैं क्योंकि इंग्लिश में तो ये सही दिया हुआ है। अब देखिए गांधी इरविन पैक्ट ब्रिटिशर्स ने गांधी जी के साथ किया है, तो वो अपने लिए कुछ तो अच्छी बात ही करेंगे और इंडियंस के ऊपर पॉजिटिव बात नहीं होने देंगे। क्या कह रहा है, इन्विटेशन ऑफ कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, करेक्ट है, ये हम स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं। विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड इन कनेक्शन टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सही बात है, गांधी इरविन पैक्ट उसी टाइम पे हुआ था 1930s में। 4 क्या कह रहा है, रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर हु वेर नॉट चार्ज विथ वायलेंस।
और ये क्या कह रहा है, एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस। अब पुलिस ने जो बर्बरता करी है, जो अत्याचार किया है, उसको यहाँ पे इंक्वायर करेगा कह रहा है ये, ठीक है। कौन करेगा इंक्वायर? ब्रिटिशर्स। ऐसा हो सकता है कि ब्रिटिशर अपने ही पुलिस के खिलाफ में जो है इंक्वायरी लाएगी। जो जनरल डायर का किस्सा याद करिए, जो उन्होंने जलियांवाला बाग में जो कांड किया, उसके बाद तो उन्हें प्रेज यहाँ पे दिया गया, अप्रेजल दिया गया, कोई ज़्यादा इन पे कार्रवाई नहीं करेगी। तो क्या ये जो सिविल डिसोबीडियंस में जो पीटे गए हमारे फ्रीडम फाइटर, तो उनके लिए थोड़ी यहाँ पे कोई इंक्वायरी करेगी? और ऐसा नहीं हुआ गया था। ये गांधी जी ने रिक्वेस्ट करी थी बट ये एक्सेप्ट नहीं हुई थी। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव बात है इंडियंस के कंटेक्स में, और ब्रिटिशर्स कभी पॉजिटिव बात नहीं कर सकते। तो थर्ड हटा दीजिए, जैसे थर्ड हट गया बचा हमारे पास 1 एंड 1 2 का 4, और 2 एंड 4 देखिए हमें पहले पता है कि ये करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया 1 2 का 4। अब ये जो तीनों हमारे हैं ना, ये तीनों स्टेटमेंट और ये करेक्ट वर्जन बिल्कुल याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है गांधी इरविन पैक्ट के ऊपर, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और हमारा ये बाद में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 2 का 4। आगे बढ़ते हैं, विटाल विध्वंसक, ठीक है। विटाल विध्वंसक, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ छोटा क्वेश्चन बहुत टफ बन जाता है, क्योंकि अगर पता है तो पता है। जैसे 2022 में था कल्टीवेटर ऑफ फंजाई किसे कहते हैं, कुलान दरान किसे कहते हैं, ठीक है। वैसे ही 2021 में 20 में क्या है, विटाल विध्वंसक क्या है? इट इज़ अ फर्स्ट मंथली जर्नल हु हैव टू हैव द अनटचेबल पीपल एट इज टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश बाय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसे किस तरीके से सोचा भी जा सकता था। अब इसमें गेस वर्क काम करेगा। अब देखिए विटाल विध्वंसक, और यहाँ पे देखिए अगर आप महाराष्ट्र बैकग्राउंड से हो तो ये वर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलित है, विटाल, ठीक है। विटाल विध्वंसक, तो ये अनटचेबिलिटी से रिलेटेड ये वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। अब इन ऑप्शंस में अगर हम देखोगे तो सारे देखिए, BR अम्बेडकर, इन्होंने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में काम किया। MG गांधी, ठीक है, मोहनदास MK गांधी, ज्योतिबा फुले, इन्होंने भी अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में काम किया। बट यहाँ पे एक नाम दिख रहा है जो तो कभी सुना ही नहीं है, एक नाम दिख रहा है जो तो कभी सुना ही नहीं है। अगर आपको एक अंधा गैस अगर मारना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एवरी टाइम, बट अगर मारना है तो कोई नया अगर वर्ड यहाँ पे आ रहा है जो हमने नहीं देख रहा है, क्योंकि इन 3 पर्सनैलिटीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, ज्योतिबा फुले हो गए, MK गांधी, भीमराव रामजी अम्बेडकर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर अगर हम ए मार्क करते तो करेक्ट आ जाता, गोपाल बाबा वलंकर इज़ द आंसर हेयर, ठीक है। तो ये विटाल विध्वंसक देखिए उन्होंने लिखा था, और ये बहुत ज़्यादा टफ एंड रिस्की क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा ए, गोपाल बाबा वलंकर, ठीक है। इन्होंने अनटचेबल्स को टारगेट किया था। फिर देखिए कुलवाप एंड द्रोणवाप, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो? देखिए हिस्ट्री का कीवर्ड है, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कुल्य वापा, द्रोण वापा, ठीक है। मतलब नाम में वापा वापा यहाँ पे लग रहा है, मतलब कुछ तो सिमिलर है। ऑप्शन देखते हैं, रिलीजियस रिचुअल्स है ये, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड्स, कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू। अब देखिए कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू, और याद करिए एक 2022 का वर्ड फनाम, क्या था फनाम, विजयनगर का कॉइन था, ठीक है। फिर देखिए मेजरमेंट ऑफ लैंड, वही समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है ये, कुल वापा, द्रोण वापा, और यहाँ पे क्या है लैंड और लैंड। सीधा ये 2 हटा दीजिए, अगर आंसर टिक करना है तो इन दोनों में से करिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा वाइडर हमें जाना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा वाइडर सोचिए कि मेजरमेंट ऑफ लैंड, ठीक है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड। देखिए कितना स्पेसिफिक हो गया यहाँ पे, अर्बन लैंड कितना स्पेसिफिक हो गया, मेजरमेंट ऑफ लैंड, इसमें अर्बन भी आ सकता है, रूरल भी आ सकता है, कोई भी लैंड आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम वाइडर लेवल पे सोचेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा ए। तो यहाँ पे आंसर है ए कि कुल वापा एंड द्रोण वापा आर रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ लैंड, ठीक है। तो ये तेलुगु वर्ड्स है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड है ये, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अधवापा, ठीक है, अंगुला, हरता, ये कुछ वर्ड्स है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ईजी मैं कहूँगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने PYQs में बहुत बार पूछ रखे हैं, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली अवर पास्ट जो हमारी NCERT है वहाँ से उठाया गया है। पढ़िए इसे कि whosoever praises the religious text or blames other sect out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures own sect very severely। तो ये अगर पढ़ के क्या लग रहा है कि एक टॉलरेंस की बात कर रहा है, एक रिलीजियस हार्मनी की बात कर रहा है। और इन चारों ऑप्शन में देखिए किसने रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है, धम्मा, इन सब की बात करी थी, तो वो है हमारा अशोका, ठीक है। तो अशोका देखिए, कृष्णदेव राय, हर्षवर्धन, सारे इंपॉर्टेंट किंग्स इसमें मेंशन है, बट अशोका का ये मैसेज हम सबको पता है कि रिलीजियस टॉलरेंस की बात किसने की थी, अशोका ने।
सर्वधर्म समभाव की बात करी थी, ठीक है। और ये जो चीज़ें मेंशन करी गई ये कौन से इनके रॉक एडिक्ट में मेंशन है? 12, ठीक है। इस रॉक एडिक्ट में ये चीज़ें मेंशन है। बाकी देखिए कृष्णदेवराय, इनके ऊपर भी बहुत बारी क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है। इनके जो टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम है उसके ऊपर क्वेश्चन हमने देखा। हर्षवर्धन है, इनके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे। अभी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है? परमिताज। देखिए कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन 2021 में बहुत आए थे, ठीक है। कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे यहाँ पे। अब देखिए परमिताज क्या कह रहा है कि कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में परमिताज कौन थे। ये देखिए नितिन सिंघानिया में मेंशन था, बट बहुत अंदर मेंशन था, इतना डिटेल में हर फैक्ट याद होना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, अनलेस आप अल्बर्ट आइंस्टाइन ना हो। तो देखिए दोस्तों ये क्या है? अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट रिटन इन अफोरिस्टिक स्टाइल, philosophical school that do not accept authority of Vedas, and perfection whose attainment led to Bodhisattva path, and powerful merchant guilds of early medieval South India, ठीक है, अर्ली मिडिवल साउथ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बुद्धिज्म जैनिज्म का कंटेक्स्ट अगर हम लगाएंगे तो आंसर है हमारा परमितास क्या होते हैं? ये परफेक्शन होते हैं हुज अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्वा पाथ। अब बोधिसत्वा क्या होता है? तो देखिए बोधिसत्वा क्या होते हैं इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो बोधिसत्वा एक ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिन्होंने निर्वाणा प्राप्त कर लिया है, वो फ्री हो चुके हैं जन्म मृत्यु के फेरे से, लेकिन वो अपना जो फ्रीडम जो उन्हें मिल जाता है उसे वो कॉन्कर नहीं करते, उसे एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? टू लिबरेट अदर्स, ठीक है। जो अपना निर्वाणा वो मिल जाता है फिर भी उसे रोक के रखते हैं, टू लिबरेट अदर्स, वो होते बोधिसत्वा, ठीक है। तो वो होते बोधिसत्वा। तो पद्मपानी, वज्रपानी, ये हम एग्जाम्पल्स भी देखते हैं, ठीक है। और बोधिसत्वा के ऊपर क्वेश्चन भी आ रखा है एक, मैत्रेय। मैत्रेय जो फ्यूचर बुद्धा होने वाले उनका नाम क्या होगा? ये 2018 में क्वेश्चन आ रखा है कि मैत्रेय बुद्धा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा? सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे फिलोसॉफी दैट डू नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदा, तो ये क्या होते हैं दोस्तों? ये थे हेटेरोडॉक्स, ठीक है। हेटेरोडॉक्स सेक्ट इसे कहते हैं हम, या फिलोसॉफी कहते हैं। इसमें कौन आते हैं? बुद्धिज्म जैनिज्म वाले, ठीक है। और पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स, इन पे क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। जो मर्चेंट गिल्ड्स होते हैं ना, इन्हें दूसरा एक नाम है श्रेणीज, ठीक है। ये पूछा जा सकता है श्रेणीज क्या है, ठीक है। तो पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स देते, उनके नाम क्या थे? देखिए यहाँ पे याद रखिए, मणिग्रमन, ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, सीडीएस में, इसी में बता रहा हूँ। मणिग्रमन, अय्यावोल, ठीक है, अय्यावोल, ये पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स के नाम है। एंड देन नाना देसी, नाना देसी। आगे चल के क्वेश्चन आ सकता है कि मणिग्रमन, अय्यावोल, नाना देसी क्या है? तो दे आर द पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स ऑफ अर्ली मिडिवल साउथ इंडिया। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा? सी। और बाकी भी हमने ऑप्शंस यहाँ से देख लिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। रखमाबाई केस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। रखमाबाई केस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस रिवॉल्व अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, एज ऑफ कंसेंट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। ये देखिए जब क्वेश्चन आया था तो बड़ा न्यूज़ सा था, किसी को रखमाबाई केस के बारे में इतना डिटेल में नहीं पता था। अभी स्पेक्ट्रम में इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट उस टाइम पे नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों रखमाबाई केस, ठीक है, 1884 की बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैंने बताया था कन्फ्लिक्ट एंड कॉन्करेंस वाली चीज़, ठीक है, बताना थोड़ा एब्सर्ड होगा क्योंकि क्वेश्चन जब उस टाइम पे रियल एग्जाम में दिखेगा ना तो ये सारी चीज़ें नहीं याद आएगी। देखिए एज ऑफ कंसेंट, ठीक है, ये देखिए एक मैरिज और जो फैमिली एज अ रिलेशनशिप, इससे रिलेटेड हमें लग रहा है एज ऑफ कंसेंट। फिर देखिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जो आपके राइट्स होते हैं शादी के बाद, ठीक है, तो ये भी देखिए मैरिज इससे रिलेटेड है। और देखिए ये राइट टू गेन एजुकेशन, ठीक है, इस तरीके से सोचा जा सकता था इसमें, मैं ये बता रहा हूँ वे ऑफ थॉट कि राइट टू गेन एजुकेशन 1884 में, अगर ये 1984 होता तो यहाँ पे मान सकते थे कि इंडिपेंडेंस आ चुका था, बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो चुकी थी। बट 1884 में जब जो बेसिक राइट्स थे उनके लिए यहाँ पे वुमेन्स लड़ रही थी, ठीक है, उस टाइम पे राइट टू गेन एजुकेशन यहाँ पे डिमांड करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो इस वजह से देखिए इसे हम हटा सकते थे, और जैसे 1 हट गया आंसर आ गया हमारा 2 and 3। क्वेश्चन वाज टफ, ठीक है। रखमाबाई केस देखिए यहाँ पे ये एज ऑफ कंसेंट एंड कॉन्जुगल राइट से रिलेटेड था। और देखिए एजुकेशन से रिलेटेड वुमेन के कंटेक्स्ट में किसने काम किया था? तो महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन्होंने काम किया था। और सावित्रीबाई फुले के ऊपर तो 2021 या 20 के मेंस में GS4 में इनके कंट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, ओके। बाकी देखिए रखमाबाई केस देखिए एज एक केस स्टडी हम ऐसे में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे सोशल जस्टिस वुमन रिलेटेड टॉपिक होंगे, या फिर जो वुमन मूवमेंट वाला हमारा GS1 में मेंशन है वहाँ पे भी हम लिख सकते हैं। आगे देखते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया
डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज, देखिए इंडिगो कल्टिवेशन क्यों डिक्लाइन हुआ, डायरेक्ट स्पेक्ट्रम में मेंशन है हमारे, ठीक है। देखिए पीजेंट रेजिस्टेंस टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर, ठीक है, ये भी था, पीजेंट रेजिस्टेंस भी था इसमें। देखिए एक हमारा नील जो इंडिगो रिवोल्ट भी हुआ था, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट ड्यू टू न्यू इन्वेंशन, नेशनल लीडर्स अपोजिशन टू कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो, ऐसा कुछ नहीं था। गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स, तो ये भी कोई रीज़न नहीं था। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है दोस्तों कि इंडिगो कल्टिवेशन क्यों डिक्लाइन हुआ था 20th सेंचुरी में, डायरेक्ट स्पेक्ट्रम में मेंशन है, यहाँ पे है न्यू इन्वेंशन ऑफ इंडिगो, ठीक है। जो आर्टिफिशियली इंडिगो रेडी करने की जो प्रोसेस है यहाँ पे, जर्मन डाइज, ठीक है, जर्मन डाइज इन्होंने लेके आ गए थे, इसलिए यहाँ पे जो है इंडिगो कल्टिवेशन यहाँ पे कम हो चुका था। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि वेलेस्ले ने एस्टैब्लिश, देखिए वन लाइनर से क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी चीज़ है ही नहीं, कि वेलेस्ले ने एस्टैब्लिश किया था फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में, क्यों, ठीक है। तो ये रिचर्ड वेलेस्ले की बात हो रही है, ठीक है। तो क्यों एस्टैब्लिश किया था, यहाँ पे देखिए, ही आस्क बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट लंडन टू डू सो, ठीक है। देखिए कैसे ऑप्शन बनाए गए, समझिए इसको, ठीक है। फिर देखिए ही वांटेड टू रिवाइव द इंटरेस्ट ऑफ ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया, ओरिएंटल लर्निंग, देखिए दो तरीके की, ओरिएंटल एंड एंग्लिसिस्ट। सी देखिए ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम कैरी एंड हिज एसोसिएटेड विद एम्प्लॉयमेंट। अब ये विलियम कैरी, ये भाई साहब कौन थे, तो ये देखिए एक सेरामपुर मिशनरी को ये लीड कर रहे थे, ठीक है, ये मिशनरीज थे। और डी देखिए ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन इंडिया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों डायरेक्ट स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन है, वेलेस्ले ने एस्टैब्लिश किया था फोर्ट विलियम फॉर व्हाट, टू ट्रेन द ब्रिटिश सिविलियन द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ जो था उससे रिलेटेड, यहाँ पे सिखाने के लिए यहाँ पे लेके आए थे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग इंटरलिंकेज बताना चाहूँगा इन भाई साहब के बारे में। इनके ऊपर डायरेक्टली CDS 2022 में क्वेश्चन भी आ रखा है कि जो सेरामपुर मिशनरी है उनमें कौन कौन जो थे यहाँ पे शामिल थे। तो मैं ये नाम आपको बताऊँगा, ये CDS में आ रखा है, और जब हम वो वाला क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको वहाँ पर हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहला तो नाम है हमारा विलियम कैरी। नेक्स्ट नाम क्या है दोस्तों यहाँ पे, जोशुआ मार्शमन, ठीक है, जोशुआ मार्शमन। एंड थर्ड नाम क्या है यहाँ पे, विलियम वॉर्ड। तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, विलियम वॉर्ड, विलियम कैरी एंड जोशुआ मार्शमन रिलेटेड टू व्हाट, तो ये सेरामपुर मिशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये सेरामपुर मिशन क्या है दोस्तों, तो ये क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटी थी जो कि इंडिया में वो कंडक्ट करने वाले थे, ठीक है। और यहाँ पे और इनके बारे में अगर हम देखेंगे तो ठीक है, तो इतनी ही इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए काम की है, ठीक है। और ये कलकत्ता में आए थे उस टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए इस ऑप्शन से हमने सीख ली। बाकी देखिए एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटल, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ओरिएंटल जो लर्निंग होती है ना, ये हमारे इंडियन एंशियंट टेक्स्ट, ठीक है, इंडियन चाइनीज़, ये जो ओरिएंट साइड में है, ठीक है। और एंग्लिसिस्ट यानी कि जो यूरोपियंस की जो लर्निंग है, तो ये एंग्लिसिस्ट एंड ये ओरिएंटलिस्ट। तो इतना देखिए आपको याद होना चाहिए, एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी हमने स्पेक्ट्रम में पढ़ी होगी, याद आया आपको, ठीक है। वहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हमने पढ़ा था, किसने बनाई थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये आपके लिए होमवर्क है, अभी सर्च करिए, वीडियो को पॉज करिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने बनाई थी, ये आप यहाँ पे नोट डाउन करके रखिए। आगे देखते हैं, उलगुलान क्या है, उलगुलान, ठीक है, डायरेक्टली स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन है। उलगुलान और अ ग्रेट ट्यूमुल्ट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो देखिए दोस्तों ये ग्रेट ट्यूमुल्ट जो है ये बिरसा मुंडा रिवोल्ट को कहा जाता है। वन लाइनर है, पता है तो पता है, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, डी, बिरसा मुंडा रिवोल्ट इज द आंसर। रिवोल्ट ऑफ 1857 हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, इनके जो भी लीडर्स थे, ठीक है, ये हमें पता होने चाहिए। अब ये कहाँ से पढ़ेंगे, ये हम स्पेक्ट्रम से पढ़ेंगे। अब देखिए अगर ये लीडर्स भी अगर मैं आपको इसी वीडियो में बताता जाऊँगा ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। हमें यहाँ से थीम को पकड़ना है और रिवीजन हमारे बेसिक सोर्स से करना है। हमें एक PYQ पे 50 चीज़ें याद नहीं रखनी है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते थे, क्या थीम चल रही है। जैसे उलगुलान, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन बनाया, समझिए। उलगुलान और ग्रेट ट्यूमुल्ट ये किसे कहते हैं, तो बिरसा मुंडा रिवोल्ट। ये भी PYQs में रिपीटेड है, CAPF में एक बार आ रखा है, ठीक है। इंडिगो रिवोल्ट, इनके लीडर्स कौन थे, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास, देखिए इसके लीडर थे जो हमारा इंडिगो रिवोल्ट हुआ था उसके, ठीक है। तो यहाँ पे एक किताब भी लिखी गई थी, नील दर्पण,
ठीक है, नील दर्पण किताब किसने लिखी थी? ये नील दर्पण, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है। तो नील दर्पण किसने लिखी दोस्तों? दीन बंधु मित्रा ने। और ये जो दीन बंधु मित्रा की जो बुक थी नील दर्पण, इसे इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? इस पे भी क्वेश्चन आ रखा है। तो किसने ट्रांसलेट किया था? ये था माइकल मधुसूदन दत्त। ठीक है, इन पे क्वेश्चन आ रखा है, माइकल मधुसूदन दत्त। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आई होप काफ़ी है हमारे लिए अगर इंडिगो रिवोल्ट के ऊपर कुछ आता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 लिटरेचर से रिलेटेड है, एंशियंट इंडिया के। 3 स्टेटमेंट है। कहता है पाणिनि इज एसोसिएटेड विथ पुष्यमित्र शुंगा। फिर क्या कह रहा है? अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विथ हर्षवर्धन एंड कालिदास इज एसोसिएटेड विथ चंद्रगुप्ता टू। देखिए दोस्तों क्वेश्चन टफ है, बट इनमें से 2 स्टेटमेंट हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। देखिए अमर सिम्हा एंड कालिदासा ये नवरत्न में थे किसके? चंद्रगुप्ता टू के। देखिए यहाँ पे स्वैप हो गया। अब देखिए अगर यहाँ पे मैच द पेयर बन जाता ना कि पाणिनि इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र शुंगा, अमर सिंह इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन, ठीक है, तो मैच द पेयर भी बन सकता था। तो देखिए यहाँ पे कालिदासा बहुत बड़े पोएट थे, ठीक है, इन्होंने बहुत सारे जो रचनाएं लिख रखी है, मेघदूतम, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अमर सिम्हा देखिए ये चंद्रगुप्ता टू के ही अंडर में थे। और पाणिनि देखिए यहाँ पे टाइम लाइन का खेल है। पाणिनि देखिए 500 BC के आसपास थे, जिन्होंने संस्कृत ग्रामर में लिख रखा है। देखिए अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि ने। और पुष्यमित्र शुंगा देखिए 185 BC इसके आसपास थे। तो ये तो मैच नहीं हुआ, ये भी हमारा गलत हो गया क्योंकि हर्षवर्धन तो यहाँ ही नहीं। तो आंसर क्या आया? 3 ओनली। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से देखिए स्कॉलर्स ऑफ लिटरेचर यूपीएससी ने यहाँ पे पूछे थे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 9 रत्न कौन कौन थे, तो थोड़ा इनके नाम मैं बताऊंगा तो आप यहाँ पे नोट डाउन करके रखेंगे। तो देखिए 2 तो यहाँ पे हो गए। अमर सिम्हा ये कौन थे? ये भी एक पोएट थे। और कालिदासा ये भी एक इंपॉर्टेंट पोएट एंड प्ले राइट्स थे। फिर दूसरे देखिए यहाँ पे धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन थे दोस्तों? ये फिजिशियन थे, ठीक है, धन्वंतरी फिजिशियन थे। फिर देखिए हरिसेना कौन थे? हरिसेना ये भी कोर्ट पोएट थे, ठीक है, कोर्ट पोएट थे इनके। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहापनका, ठीक है, अभी कहापनका ये भाई साहब कौन थे? तो ये एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर थे। फिर देखिए शंकु थे, शंकु ये आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर आर्किटेक्ट। फिर थे देखिए यहाँ पे वराह मिहिर ये तो हमें पता ही है, एस्ट्रोनॉमर थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे थे वेतेल भट्ट ये कौन थे? ये मैजिशियन थे, वेतेल भट्ट मैजिशियन थे। फिर एक रह गए हमारे वरुचि, जो कि ग्रामरियन थे और संस्कृत स्कॉलर थे, वरुचि। तो ये हमारे 9 रत्न हमने देख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ओके, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट एडवांसेस इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज यूज फॉर, ठीक है। अब प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर क्या है? तो यहाँ पे देखिए फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो बाय द डोनर स्पर्म। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स, डेवलपमेंट ऑफ स्टेम सेल्स इनटू फंक्शनल एम्ब्रियोज, एंड क्या कह रहा है? प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस इन ऑफस्प्रिंग। कुछ याद आया बबुआ? 2021 का क्वेश्चन पेपर, हेरिडेटरी डिसीजेस के ऊपर क्वेश्चन, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात करी गई थी और बोला गया था कि इससे जो डिसीजेस है वो हम ख़त्म कर सकते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एंटायरली चिल्ड्रन में कहाँ से आता है? मदर से आता है। और मैंने आपको समझाया भी था वहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस क्या होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वही चीज़ है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज रिलेटेड टू व्हाट? तो इट इज़ रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज इन द ऑफस्प्रिंग। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे समझिए, कल भी मैंने बताया, देखिए एक पेशेंट कपल है, ठीक है, यहाँ पे देखिए एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे डिसीजेस है। ओके, एक मिनट, तो ये देखिए डिसीजेस है यहाँ पे। फिर देखिए ये डोनर है, ठीक है, ये नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया इनका। तो यहाँ पे देखिए फ्यूजन हो गया, पेशेंट जो स्पर्म और जो एग है उनका फ्यूजन हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, इस वाले रीजन में, ठीक है, इस वाले रीजन में। फिर देखिए यहाँ पे क्या होता है? प्रो न्यूक्लियर जाइगोट यहाँ पे रेडी हो रहा है। देखिए इतना टेक्निकलिटी में मजे समझिए बस, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा इन्फेक्टेड है, तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे कि न्यूक्लियस इसका रिमूव कर देंगे, न्यूक्लियस इसका रिमूव कर देंगे। और ये जो न्यूक्लियस है ये यहाँ पे इंजेक्ट कर देंगे, किस में? जो डोनर है उस वाले इसमें। देखिए इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डिसीज फ्री है, इसमें ये वाला जो है न्यूक्लियस यहाँ पे इंजेक्ट कर देंगे। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस थे
वो यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे जो ऑफस्प्रिंग में या फिर जो चिल्ड्रन में। तो ये है दोस्तों प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये इसी तरीके से है कि डोनर और पेशेंट कपल, तो ये हमारा प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र मेथड। फिर यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, विक्की डोनर मूवी याद करिए कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विद द डोनर स्पर्म, ठीक है, विक्की डोनर, आयुष्मान खुराना, ठीक है। फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। स्टेम सेल नहीं, यहाँ पे आंसर नहीं, तो आंसर क्या है हमारा डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए 38। विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन बेस्ड बात ये कर रहा है, ठीक है। तो सीधा यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए 1 2 3 5 1 3 4 2 4 5 एंड 1 3 4 5। यहाँ पे 99% एस्पिरेंट ने डी आंसर मार्क किया था, ठीक है। बट यूपीएससी ने, प्लस बाकी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे डी आंसर बोला था, बट यूपीएससी ने यहाँ पे की गड़बड़ी और उन्होंने आंसर दिया था यहाँ पे, क्या आंसर दिया था यहाँ पे देखिए दोस्तों, यूपीएससी ने आंसर दिया था 1 3 4 इज़ द करेक्ट, ठीक है। तो जो 38 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर बी दिया था, मतलब फर्स्ट सही है यूपीएससी के हिसाब से कि ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इलेक्ट्रिकल यूनिट, डिसीज डायग्नोसिस में एआई हेल्प कर सकता है, एंड टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन। अब यहाँ पे यूपीएससी ने ये वाला गलत माना है, वायरलेस ट्रांसमिशन एंड क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज। अभी देखिए 2023 चल रहा है, आप चैट जीपीटी यहाँ पे एआई टूल है, वहाँ जाके आप बोलेंगे ना कि मुझे एक मूवी की स्क्रिप्ट चाहिए, तो पूरी मूवी की स्क्रिप्ट बना देगा, कोई गाना बना देगा, कोई शॉर्ट स्टोरी बना देगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही होना चाहिए, और जब 1 2 3 4 सही आ जाएगा तो यहाँ पे आंसर डायरेक्टली डी लगता है। बट यूपीएससी ने यहाँ पे देखिए बी दिया था, तो हमें इसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। बट आगे चल के अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप डी आंसर ही मार्क करेंगे, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन में कहूँगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, ये ऑप्शन मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया था जब हमने 2022 में क्यूबिट्स वाला क्वेश्चन देखा था, उसमें एक ऑप्शन था विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। देखिए 4 स्टेटमेंट है, ऑप्शन सारे 3 3 के पेयर में। फोर्थ क्या कहता है, वीएलसी हैज़ नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, वीएलसी कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फास्टर देन ब्लूटूथ। ऑब्वियस बात है यार, ब्लूटूथ कितना पुराना हो गया, 2 MB का गाना आने में 2-4 मिनट लग जाते थे। वीएलसी इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन एंड वीएलसी यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ ऑफ 375 to 780 नैनोमीटर। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टफ कैटेगरी का मैं कहूँगा, क्योंकि विजिबल लाइट कम्युनिकेशन के इतने एस्पेक्ट्स हमें पता होना, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना, ये थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर चारों में सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, तो मुझे लगेगा थर्ड सही है, बट कोई काम नहीं बनेगा, 3 ऑप्शन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्टली यहाँ पे आंसर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है, इसका आंसर है हमारा सी, 1 3 एंड 4। देखिए नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ये करेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद देखिए कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट, ये तो हमने देख लिया। ये देखिए जो स्पेक्ट्रम यहाँ पे मेंशन है दोस्तों, ये इसका करेक्ट है, और ये लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस डिवाइस नहीं है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये शॉर्ट रेंज में काम करता है दोस्तों, नॉट अ लॉन्ग रेंज, तो ये सेकंड हट जाएगा। जैसे सेकंड हट गया हमारा आंसर आ गया यहाँ पे सी, ठीक है। तो इतना इसके बारे में जानना था, अभी ज़्यादा इसके अंदर हमें ड्वेल डाउन नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, क्या कह रहा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमने देखा था, इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, ठीक है। ये 3 वर्ड हमने देखा था। अब पढ़ते हैं, ऑप्शन देख लीजिए, 1 1 2 2 1 3। थर्ड से पढ़ते हैं, एप्लीकेशन दैट डिपेंड्स ऑन बेसिक फीचर ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप विदाउट एनीबॉडीज परमिशन। डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। यहाँ से ये भी कनेक्ट करिए, डिसेंट्रलाइज है तो वेब 3.0 वाला क्वेश्चन जो कि 2022 में आया था, पब्लिक प्रोटेक्टेड मतलब पब्लिक ओरिएंटेड था वो सिस्टम। द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा इन इट इज अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली रेस्ट्रिक्टिव एप्लीकेशन बोल रहा है। सेकंड हटाइए, सेकंड हट गया, बचा क्या, 1 एंड 3। थर्ड देखिए हमें हर हालत में सही लग रहा है, आंसर आ गया 1 एंड 3। फर्स्ट क्या कह रहा है, इट इज़ अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कैन कंट्रोल। देखिए क्या कह रहा है कि एवरीवन इंस्पेक्ट, नो सिंगल यूजर कैन कंट्रोल, और क्या कह रहा है, विदाउट एनीबॉडीज परमिशन। देखिए अगर 1 सही है तो थर्ड भी सही होगा, अगर 1 सही है तो थर्ड भी सही होगा, क्यों, क्योंकि नो सिंगल यूजर कंट्रोल एंड विदाउट एनीबॉडीज परमिशन कैन बी डेवलप। तो 1 एंड 3 यहाँ पे हर हालत में सही होंगे, और क्रिप्टो करेंसी ओनली यहाँ पे गलत है। समझिए आप किस तरीके से क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1 एंड 3। बाकी देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये तीनों देखिए, क्रिप्टो करेंसी नहीं, यहाँ पे बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है, डेटा मैनेजमेंट हो गया,
ठीक है। स्पेस में भी ब्लॉकचेन हम यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 एंड 3। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। धन्यवाद।